प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची और हैदराबाद में, या आप कह लीजिए कराची और हैदराबाद के दरमियान जो सिंध मौजूद है उसमें, क्योंकि इसे वो दौरा सिंध का नाम दे रहे हैं, ये जो एक्टिविटी हुई है 3 दिन में वो अभी तक मौजूद बहस बनी हुई है। PTI का ख्याल है कि ये बहुत ही शानदार और कामयाब एक्टिविटी थी। PTI की मुखालिफ सियासी जमातों की राय इससे मुख्तलिफ है। फिर सिंध हुकूमत का जो रवैया था PTI के लिए, उसे ख़ुद PTI ने इब्तदाई 2 दिनों में बहुत सराहा, लेकिन साथ ही फिर उस पर तनकीद शुरू कर दी, क्योंकि जलसा करने का जो का इजाज़तनामा था वो कुछ ताख़ीर का शिकार हुआ। उसके लिए फिर जो सामान और कारकुनान वहाँ पर पहुँचे उनमें से कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, तो फिर PTI ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को खुलकर तनकीद का निशाना भी बनाया। ये भी मौजूद बहस बना हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने फैसिलिटेट किया या नहीं किया, क्योंकि बहरहाल कुछ लोगों के ख्याल में PTI ने एक अच्छी वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ शो की है और एक अच्छी स्ट्रीट मूवमेंट वहाँ पर चलाई है। तो अगर कोई हुकूमत चाहती है कि वो ना चले तो फिर वो नहीं चल सकती। जैसे पंजाब में हमने देखा कि वहाँ पर रास्ते ब्लॉक हुए तो फिर ब्लॉक हुए, फिर लोग लिबर्टी में नहीं जमा हो सके थे। ये ऑप्शन सिंध हुकूमत के पास भी मौजूद था। तो क्या PTI को ये क्रेडिट नहीं देना चाहिए सिंध हुकूमत को कि बहरहाल उन्होंने एक्टिविटी की, या फिर PTI ये समझती है कि उन्होंने अपने जोरे बाजू पे किया जो कुछ किया, पीपल्स पार्टी ने तो उन्हें कोई गुंजाइश नहीं दी। एक ये बहस चल रही है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, अब फौजदारी मुकदमात की राह हमवार होती नज़र आ रही है, ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़, क्योंकि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से जो रिपोर्ट सामने आई हैं रेडियो पाकिस्तान पर हमले की, इसी दौरान जब वो कराची का दौरा कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट्स हमारे सामने आई, जिस पर अज़मा बुखारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया कि इनकी वीडियोस मौजूद हैं जो रेडियो पाकिस्तान पर हमला करते हुए ये देखे जा सकते हैं। और कुछ इसमें खाके जो शो किए गए हैं उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, ख़ास तौर पर एक तस्वीर जिसके बारे में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ तस्वीरें जो है वो उससे पहले की हों, या मार्च की एक तस्वीर का हवाला दिया जा रहा था कि जी उनकी ये तस्वीर तो मार्च 2023 की है, गालिबन ज़मान पार्क के बाहर की, उसको इसके साथ क्यों मिलाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कन्फर्म रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि सुहेल आफरीदी ही इस जो है वो उन फुटेजेस में मौजूद हैं। फुटेजेस वो जेन्युइन हैं और वो 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमला करते पाए गए हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि फ़ौजदारी मुकदमात जो हैं वो अब सुहेल आफरीदी के ऊपर कायम हो सकते हैं, जो कि एक और परेशानी का उनके लिए बाइस बन सकता है। और सुहेल आफरीदी ने ऑब्वियसली इसे इन बयानात को गुमराहकुन और मनगढ़ंत करार दिया है। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी साहब मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सहर कामरान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सहर साहबा, आपको भी खुशामदीद। फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सबसे पहले जो सुहेल आफरीदी साहब ने जो शिकवे किए सिंध हुकूमत से कि इन्होंने सिंधी अजरक और सिंधी टोपी की लाज नहीं रखी, पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है सिंध की वो इसे दूसरे अंदाज में देखती है। मसलन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि हमने जब इन्हें इब्तदा में कराची एयरपोर्ट पर रिसीव किया तो हम बहुत अच्छे थे, लेकिन जब ये बाहर निकले इन्होंने देखा कि बंदे नहीं हैं, 200-300 लोग थे, तो ये फिर परेशान हो गए और उन्होंने इसका जो सारा नज़ला है वो हुकूमत पे गिरा दिया और हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी। सुनिए मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या कहा। सिंध हुकूमत उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करती है, सिंध हुकूमत अपनी SSU के जरिए उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देती है। सिंध हुकूमत बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं और उनको 200-250 लोग नजर आते हैं, 300 लोग नजर आते हैं, तो वो अपनी टोपी ड्रामे पे आप शुरू हो जाते हैं। सिंध हुकूमत ने कहा आपको जलसा करना है, हाजिर हैं जी, जलसा कर लीजिए। अब वो कहते नहीं हम सड़क पर जलसा करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है बागे जिना भरना आसान काम नहीं है। सड़क पर 200 लोग खड़ा करके जो बाकी लोग मुतासिर होते हैं ना, जो कि नॉर्मल लोग चल रहे हैं गाड़ी लेके, रिक्शा लेके, बाइक लेके, उसकी तो आप ड्रोन फुटेज जबरदस्त बना सकते हैं। हाँ यार, हजारों लोगों का मजमा था, उनमें 90% लोग आपको गालियां दे रहे हैं कि यार ये रोड ब्लॉक कर दिया, जाओ पेशावर में जाके करो। चूंकि उनको पता है कि वो उस ग्राउंड को भर नहीं सकते हैं, तो अब मैं देख रहा हूं उनको स्टेटमेंट देते हुए, यार साफ साफ बोलो बंदे तुम्हारे पास नहीं है, सिंध हुकूमत बंदे भी प्रोवाइड करे। हम अपने जियालों को बोलेंगे चले जाओ यार। अदरवाइज PTI तो ये समझती है सहर कामरान साहबा कि उन्होंने बड़ा अच्छा पावर शो किया है। आप कह रहे हैं कि उनके पास बंदे नहीं थे इसलिए वो झुंझलाहट का शिकार हुए। वो तो ये कह रहे थे कि अगर आप हमें NOC नहीं देंगे तो फिर हम सड़क पर मजबूरन करेंगे, तो NOC मांग रहे थे आपसे। नहीं, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी रिवायात का एहतराम किया, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा था चीफ मिनिस्टर का, उसका एहतराम किया, उनको अपनी रिवायात के मुताबिक रिसीव किया, उनको जो है अजरक पहनाई। अजरक को देखिए, हमारे लिए अजरक और टोपी एहतराम भी है, हमारा कल्चर भी है और हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल भी है।
तो जिस किस्म से मैं समझती हूँ कि इन्होंने लाज नहीं रखी उस एहतराम की और उस रिस्पेक्ट की जो सिंध हुकूमत ने इनको दी, और ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हम में से बेशतर लोग, मैं भी कल रात को वापस आई हूँ, 10 दिन से कराची में थी। हम कराची की मतलब एक दिन में 3-3 4-4 एक्टिविटीज़ भी हमने की हैं। कराची की शाहराहें भी खुली थी, कराची में आमदोरफ्त भी थी। मैं कल एयरपोर्ट आई हूँ, ठीक है। कल मेरा जो है वो ज़मीन का कमदार जो है वो जामशोरों से आया है, ठीक है। एग्जैक्टली वी ऑल केम उन्हीं रोड्स में। मुझे नहीं पता इनको जंगलों में कौन ले गया, मुझे हमने बताया नहीं, हमने तो बंद हमने ना वो तो नहीं हमने हैदराबाद से कराची आने वाला रास्ता हमने हैदराबाद से कराची उसी रास्ते से गाड़ी चलाकर आए हैं, ठीक है। अब रात में 12 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक तो रुकावटें थी ना। देखिए रात के बाद देखिए बात यह है कि जो इनको बताया कि बाकी जनाब में आप जलसा करना चाहते हैं, आपको जलसा करने की इजाज़त है। इनको परेशानी लग गई, इनके बयानात आने शुरू हो गए, नहीं हम तो करेंगे नहीं, हम तो सड़क पे करेंगे। और इस बात में कोई जो है ना, एनओसी तो लेट हुआ ना। नहीं देखिए, एनओसी तो लेट हुआ तो तभी उन्होंने कहा कि अगर हमें एनओसी ना मिला तो हम सड़क पे ये नहीं कहा। एनओसी से पहले जब हमने ऐलान कर दिया कि जी आप इधर जलसा करें, इन्होंने कहा नहीं हम तो वहाँ नहीं करेंगे, हम तो जो है वो 2 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, 7 बजे मिल गया, 3 बजे नहीं मिला, हम जो है वहाँ पे करेंगे, क्योंकि इनको पता था कि स्ट्रेंथ नहीं है। देखिए, लियारी की पतली गलियों में जाके आप ये बोलें कि जी हमें 4 लोग जो है यहाँ पे जमा हो गए, कुछ लोग आपसे परेशानी में जमा थे, कुछ साथ। शिकवा ये था कि एक चीफ मिनिस्टर को आपने सारी रात सड़क पे ख्वार किया और ऐसी सड़कों पर उसको धकेला जहां पर उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता था, सुनसान सड़कों पर। और आप जानते हैं कि पार्टी ने ये देखें, आप ये देखें कि हम तो खुद इंटीरियर सिंध जाते हैं, ठीक है, आते हैं। मैं तो एक खातून होकर भी जाती हूँ और आती हूँ। मैंने आज तक कभी किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं सोची, क्योंकि मुझे पता है मेरा अपना शहर है, मेरा सूबा है। जब मैं जाती हूँ मुझे पता है कि मुझे लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी, तो मुझे अपने काम से जाना है तो मैं अपने काम से जाती हूँ। अब ये जो है इनका मकसद यही था, इनको जब पता लग गया कि हम वो शो नहीं कर पाएंगे जो हमने लोगों को दिखाना है, तो इन्होंने इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी दी। ऐसी हुकूमत आपको अजरक बना रही है, टोपी पहने। नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा है कि जी हाँ वो जो रास्ता था वो बंद था, वो इसलिए बंद था कि सिक्योरिटी थ्रेट था, हम इनको मुतबादल रास्ते पर हम से लेकर आए। देखिए बात ये कि 12 बजे के बाद रास्ता खुला था। देखिए 12 बजे के बाद आप बात कर रहे हैं। देखिए हमारी इतनी तकरीबात, हाँ हम इतनी तकरीबात हमारी थी, हम रास्ते बंद करके किधर जाते। आपने ताखीर की, आपने सोचा कि ऐसी सिचुएशन करें, आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, आपने मीडिया की गाड़ियों के ऊपर पथराव किया, आपने जो है कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन क्रिएट की, आपने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, आपने ऐसे बयानात दिए, आपने एक माहौल क्रिएट किया तनाव का, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स की बुनियाद ही इंतशार है, इंसाइटमेंट है। और उसके बाद आप ये कहते हैं गिला शिकवा। देखें मैं तो समझती हूँ जितने लोगों का ये दावा कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग तो हमारी शादी की तकरीबात पे वहाँ पे जमा थे। अच्छा ठीक है, चले मैं आगा साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले फैसल साहब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ले लूँ। फैसल साहब, अभी मैंने जो मुर्जा वहाब का बयान सुनवाया और सहर कामरान भी यही कह रही हैं कि लोग नहीं थे पीटीआई के पास, इसलिए उन्होंने पीटीआई पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी उसे अब्यूज़ करना शुरू किया, माहौल फिर कशीदा हुआ और रास्ते ये कह रहे हैं कि खुले थे, कोई रास्ते बंद नहीं थे, कोई बंदिश नहीं थी, कोई मसला नहीं था, लोग नहीं निकले। देखिए सर, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये वजाहतें तो चले कामरान बीबी दे रही हैं, वो जो नासिर शाह साहब ने कल कहा उन्होंने प्रोग्राम में माजरत भी की। अब मैं समझता हूँ कि इसके बाद इस बात पे बल्कि उन्होंने कहा कि हमने पुलिस से इंक्वायरी लॉन्च कर दी है कि कारकुनों को क्यों पकड़ा गया, क्यों मारा गया, आंसू गैस की शेलिंग क्यों हुई वगैरह वगैरह। देखिए ना, उन्होंने बस बात कर दी। देखिए असद, एक सिंपल सी बात है, आपको ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक पाकिस्तान में कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है इस वक्त पॉलिटिक्स की। आप ये कहें कि किसी भी जमात के पास कोई सियासी स्पेस है। जब पीपल्स पार्टी ने केपी के सीएम को रिसीव किया तो पंजाब से कुछ 200% ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट दिया और मेरा ख्याल में उसमें सराहना चाहिए क़यादत पीटीआई पीपल्स पार्टी की क़यादत को। बाद में जो कुछ हुआ गालिबन वो इनके भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जो उन्होंने वेलकम दिया है, जो वहाँ पे आपको गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, जो मतलब बाकी जो जलसे वाला दिन हुआ है वो तो एक अगर ना होता तो बहुत बेहतर होता। अगर आपको मेन स्टेडियम में मैच नहीं खेलने दिया गया तो आपने एक साइड मैच बड़ा अच्छा खेला है,
क्राउड भी पुल किया है। ये बातें जो है ना सर, ये मेरे नज़र में अब सेकेंडरी नोयत की हैं। जो प्राइमरीली इश्यूज हैं मुल्क को, जी, उनको डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। मुल्क के बहरानों की जद में है और इन बहरानों में से निकलेगा तभी जब तमाम सियासी जमातें आपस में बैठ के जी, पॉलिटिकल स्पेस वापस लेंगी, आइन बहाल करेंगी, अदालत बहाल करेंगी। सिर्फ हुकूमत नहीं करेंगी, सियासत भी करेंगी। ये बात जब तक कसरत नहीं होगी, आप ये मुल्क जो है इस तरह पिसता रहेगा, वहां भी पिसती रहेगी। बाकी जाहिर है कामरान शहर कामरान जो है वो पीपल्स पार्टी से हैं, वो अपनी पार्टी को जस्टिफाई करूंगा, मैं पीटीआई को जस्टिफाई लेकिन आप करूंगा। क्या समझते हैं फैसल साहब के ये बयान गैर ज़रूरी था चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब का? जब उनसे पूछा गया कि कैसा बर्ताव किया पीपल्स पार्टी ने, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी तक जो बर्ताव हुआ है वो तो लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर की पार्टी ने किया है, लेकिन न जाने कब ये जरदारी की पार्टी बन जाए। ये कहने की ज़रूरत ही क्या थी उन्हें जिससे पीपल्स पार्टी ऑफेंड हुई? देखिए, बात यह है कि सोहेल खान अफरीदी नीड्स टू रियलाइज कि वो सीएम है, इज नो मोर अ पॉलिटिकल स्टूडेंट। यानी वो एक वर्कर नहीं है जो भी कुछ कह के तो ही कैन गेट अवे विद दैट। उनको एक सियासी असलूब अपनाना पड़ेगा। यंग हैं, अंडर ट्रेनिंग भी हैं, लेकिन वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं। गुफ्तगू में जो असलूब होता है सियासी रखना चाहिए। ये बात करने की कतई जरूरत नहीं थी और आज जो ट्वीट आई है उसकी भी कतई जरूरत नहीं थी। आपको देखना है, आप समझदार आदमी हैं, जिम्मेदार पोजीशन पे हैं। मेरी तो उनको मशवरा यही होगा कि सर आप जज्बाती ना हो और माहौल के मुताबिक चलें। जितनी स्पेस अवेलेबल हो सकती है वो लेके उससे मजीद स्पेस गैदर करने की कोशिश करें, ना कि इस तरह की बड़कबाजियों से या इस तरह की बातों से ना स्पेस मिलेगी, जो मिली है वो भी शायद चली जाए। तो आपको जिस तरह से संजानी में अली अमीन खान साहब का खिताब बिल्कुल गैर जरूरी था। वो ना करते, उस वक्त उनको स्पेस मिली थी, तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता था। बहुत सारे हमारे और दोस्तों का देखिए, सियासत जो है ना वो जज्बात का खेल नहीं है। असद साहब, ये बड़ा नरमी, बड़ी सब्र आजमा चीज है। बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है, बहुत ज्यादा तकलीफें झेल के भी बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट भी होती है और नरम गुफ्तगू करनी होती है। ये चीजें आसान नहीं होती। हमारा 35,000 वर्कर अंदर है, हमारे लीडरान अंदर है, हमारा चेयरमैन उसकी बेगम अंदर है, 3 साल होने को आए हैं। ये आसान नहीं, हमारी गिरफ्तारियां होती है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस मुश्किल में है, उनके बिजनेस मुश्किल में। ठीक है, लेकिन फिर भी गुस्सा या झंझलाट इसका हल नहीं है, इसका हल सियासी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आज अज़मा बुखारी साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मज़ार कायद पे जाकर इन्होंने माफ़ी मांगी होगी अपने गुनाहों के लिए, जो मुल्क को तोड़ फोड़ की, इन्होंने नुकसान पहुंचाया, उसके लिए माजरत की होगी। सुनिए अज़मा बुखारी ने क्या कहा है। आज मैंने देखा सीएम केपी के जो है वो मज़ार कायद पे भी गए। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जाकर मज़ार कायद पर कायद से माफी जरूर मांगी होगी कि जो उनके और उनके रुफकाकार ने मिलकर जो जिनाह हाउस को आग लगाई थी, जो इस जिनाह के पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए वो बेशक IMF को खत लिखवाने के हवाले से हो, वो बेशक पाकिस्तान को श्रीलंका बांग्लादेश बनाने के हवाले से हो, या इस मुल्क में मार धाड़ पीट गाली गलोच, ये तमाम चीजें जो है वो करने के ऊपर कोई नदामत का, कोई शर्मिंदगी का इजहार जो है वो कायद के साथ मज़ार कायद पे किया होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी जो है एक एहसास, इस मुल्क के साथ एक मोहब्बत का एहसास जो है उसका होना जरूरी है। आगा साहब, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में की है? जी देखें, किसी भी जमात के जो है ना वो बुनियादी हक है कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती रहे और ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी भी है किसी जमात के लिए। लेकिन ये बहुत ही एक इमेच्योर एक मेरे हिसाब से जो है वो एक मूव है कि जब एक CM अपने सूबे को छोड़कर, या तो ये कहने कि वो सूबा बहुत ज़्यादा जो है ना खुशहाल है और वहाँ पे जो है वो दूध और शहद की नहरें बह रही हों, तो वो अब जब हो रही हों तो आप फिर वहाँ से निकल के बाहर जाएं और एक पॉलिटिकल कैंपेन और पॉलिटिकल मूवमेंट करें। देखिए, ये जो है एक्चुअली दिखा रहा है लैक ऑफ लीडरशिप। क्या यहाँ पे लीडरशिप नहीं है? क्या एक चेयरमैन या उनका एक सेकंड टियर लीडरशिप मौजूद ही नहीं है क्या, जिसकी वजह से एक CM को अपनी कुर्सी खाली करके अपना सूबा छोड़कर एक और सूबे में जाके वहाँ पर इस तरह जो है एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ रही है, इंतशार फैला रहे हैं वहाँ पे? क्या एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो चुकी है वहाँ पर? क्या सिक्योरिटी बेहतर हो गई है? क्या पॉवर्टी ख़त्म हो चुकी है? क्या वहाँ पे ख़वातीन की एजुकेशन जो है ना वो ज़्यादा बहुत अच्छी हो गई है? क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स वहाँ के बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, जहाँ पे
क्या वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे हर बंदा खुशहाल है, हर कोई जो है वो गरीबी की लाइन से ऊपर आ चुका है वहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ये एक्टिविटी करने की आपको क्या इन पर्टिकुलर आपको करने की क्या जरूरत है? सुहेल अफरीदी को खुद चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, बाकी पार्टी करे जाके। ये एक प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर, वो खुद कहते हैं मैं 4 करोड़ की आबादी का जो हूँ नुमाइंदा हूँ, तो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर उठ के आप हाँ वैसे ही जाते वहाँ आप मज़ार कायद पे हाज़िरी दे रहे हैं, या आप चीफ मिनिस्टर सिंध से मिलना चाहते हैं, आप कोई एक G2G जो है ना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई अगर एक्टिविटी करें मेक सेंस, लेकिन क्या आपके पास क्या एक फेडरल लीडरशिप मौजूद नहीं है कि वो जाके इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे कंडक्ट करती? क्या फेडरल पार्लियामेंट में आप एक तरफ ये क्लेम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज़्यादा वोट लेकर हम आए, हमारी सबसे ज़्यादा जो है ना नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, तो कहाँ है वो नुमाइंदगी आपकी? क्यों वो मौजूद नहीं है वहाँ पे ग्राउंड में? क्यों वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट करने में फेल हो रही है? क्यों एक सीएम को मोबिलाइज करना पड़ रहा है? क्या वो अभी, जिस तरह अभी फैसल साहब ने कहा, क्या वो अभी तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या वो अभी तक जो है वो स्टूडेंट लीडर ही बने हुए हैं, वो सीएम नहीं है? एक्चुअली वो अब तक सीएम के रूप में ढल नहीं पाए हैं। जिस तरह के वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन तो इस्तेमाल नहीं हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। यूएन की रिपोर्ट आती है, यूनाइटेड नेशंस ये जो है जब आपको कह रही है, मतलब हम भी कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है, लेकिन वो कहते नहीं उनकी सरजमीन तो इस्तेमाल नहीं हो रही हमारे खिलाफ। ये तो अफगानिस्तान तो बहुत अच्छा है, अगर होते तो बाकी उसके जो हम उनके नेबर्स हैं उनको भी शिकायत होती। व्हाट काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन इज़ दैट? एक सीएम हो के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट्स देना ये सूट नहीं करता। या तो बेहतर है कि वो एक्टिविटी करने से ज़्यादा बेहतर था अपने सूबे में बैठें, अपने इश्यूज़ पे फोकस करें, अपनी सिक्योरिटी पे जो है ना फोकस करें, अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ, अपनी पावर्ड लोगों को जॉब्स दिलवाएं, जो वो इतने क्लेम करते रहे कि हम 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, हम यहाँ पर सड़कों का नेटवर्क बिछा देंगे, तो ये करते रहे वहाँ पे। यहाँ पे उनको इसलिए नहीं लाया गया। तो ठीक है, आपकी सजेशन ये कि उन्हें खुद नहीं जाना चाहिए, उसकी वजह यह कि सूबे के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आप कमेंट क्या करेंगे कि एक अच्छी पावरफुल एक्टिविटी हुई है वहाँ पर, एक अच्छा पावर शो हुआ है पीटीआई का? आपको कोई शो होता हुआ नजर आया वहाँ पे? नहीं, मेरा आपसे सवाल है। नहीं, मैं आपसे मैं सीधे पूछ रहा हूँ, आपको कोई शो दिखा वहाँ पे कोई? एक्चुअली ये कोई शो तो नहीं था, मतलब आप वहाँ पर गए, उन्होंने आपको, सिंध गवर्नमेंट ने आपको जो है ना टोपी और अजरक पहना दी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर लोग नजर नहीं आए तो आप उनको तनकीद करना शुरू कर दें। तो आप कहने कि कॉल को रिजेक्ट किया, लोग नहीं निकले? देखिए जी, कराची में अगर आप जा रहे हैं और कराची की आबादी मेरे ख्याल में कोई 3 करोड़ के करीब है, मैं सिर्फ कराची की मिसाल दे रहा हूँ आपको, और कराची में अगर आपको वहाँ पर, मैं बहुत ज़्यादा बात भी कर लूँ जी, 3000 लोग भी निकल आए, तो 3000 इज़ लाइक 0.00001%। तो एक तरफ आप कहते हैं कि जी सबसे बड़ी जमात, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात, सबसे पढ़ी लिखी जमात। अच्छा, ये तो सिंध पुलिस की भी रिपोर्ट है जो आज अखबार में छपी हुई है कि ये तो उन्होंने भी 5000 का है, 3000 तो उन्होंने भी नहीं कहा। चले, मतलब सिंध पुलिस भी 5000 कह रही है कि चले फॉर दैट जलसे में, फॉर एग्जाम्पल हम 5000 पे भी आ जाते हैं। 60% ऑफ यूथ, पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है ना वो 60% इज यूथ। अगर हम 3 करोड़ के 60% निकालें तो दैट बिकम्स 180 मिलियन। सॉरी, सही है। तो आप कह रहे हैं 2-4-5 हजार लोग निकले थे, इससे क्या फर्क? 1 करोड़ 80 लाख में 5000 या 10,000 लोग निकालना, ये क्या आप इसके ऊपर फैसला दे देंगे कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इनके साथ खड़ी है? बिल्कुल सही। इससे पहले जो आपने बात की ना अफगानिस्तान की और टेररिज्म की, ये एक जाहिर है संजीदा मामला है और इस पर बहुत ज्यादा रोजाना डिबेट्स रहती हैं। चीफ मिनिस्टर को इतनी गैर संजीदा बात जिसके ऊपर तलाल चौधरी साहब ने भी इसको एड्रेस किया, इस इशू को, और तलाल चौधरी साहब ने कहा कि 11 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा पर कोई हमला नहीं हुआ। यही बात DGI-SPR ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कही थी। आज तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। 5 साल से PTI के किसी वजीर, मुशीर और लीडर पर हमला नहीं हुआ, और इस 11 साल में पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातें जो KPK में मौजूद हैं, वो छोटी हैं या बड़ी हैं, उन पे हमले हुए हैं, क्योंकि वो बोलते हैं दहशतगर्दों के अगेंस्ट, और आप अबहाम पैदा करते हैं आम लोगों के जहन में, अबहाम पैदा करके गुंजाइश पैदा करते हैं कि वो TTP हो, बाकी दहशतगर्द ग्रुप्स हो, वो KP में ऑपरेट कर सकें और वो उनको कोई उनके अगेंस्ट एक्शन लेने में मुश्किल हो, और आम आदमी जो है उसकी किसी हद तक हमदर्दी जो है वो उस साइड पे जाए। बानी PTI का ट्वीट आज भी मौजूद है कि ANP पे हमले इसलिए होते हैं कि कोई दहशतगर्दी के खिलाफ खुल के बोलते हैं।
फैसल चौधरी साहब क्या कहेंगे आप इस पे? वो कह रहे हैं कि जी आपका नैरेटिव ये है कि दहशतगर्द जो हैं उनके, यानी आप चाहते हैं कि उनकी हमदर्दी रहे, वो आपके ऊपर अटैक ना करें, इससे आप नैरेटिव ख़राब करते हैं। आप कौम का जो नैरेटिव बनना चाहिए दहशतगर्दी के हवाले से वो नहीं बनता। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसी है वो बड़ी तकलीफदेह और काबिल मज़म्मत है। देखिए जी, तलाल चौधरी साहब हो या कोई भी हो, ये जो बातें कर रहे हैं ये अपनी पार्टी के जो सियासी चैप्टर है, केपी के, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, एएनपी हो, जेयूआई हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी, जो भी आप जो ईवान के अंदर जमाते हैं या बाहर जमाते हैं, उनका एक मुश्तरका इनामिया है जरगे के बाद। वो इस ऑपरेशन के ऊपर एक नई पॉलिसी चाहते हैं और इसी सिलसिले में बेहतर ये है कि इसको जो दहशतगर्दी खास तौर पे मसला है, अनफॉर्चुनेटली हमारे क्योंकि लोग जो है वो इनसेंसिटिव बहुत हैं। देखिए कि पख्तूनख्वा जो है असद पिछले 40-45 साल से मुसलसल नबर्द आजमा है दहशतगर्दी के मसले से। वहां पे चाहे हमारे फोर्सेस के बच्चे शहीद हों या आम लोगों के बच्चे शहीद हों, शहीद पाकिस्तानी होते हैं और पख्तूनों ने बहुत खून दिया है सारे मामले में। इस सारे मामले के ऊपर उनकी बात को सुनना जो है वो बहुत जरूरी है। जब लोकल लोग जो हैं वो अपना और मतमा नजर रखेंगे, ज़ाहिर है जिनके बच्चे शहीद होते हैं, जिनके भाई शहीद होते हैं, जिनके खानदान तबाह होते हैं, उनकी दर्द और उनकी जो पुकार है उसको इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। ये जो किसी की सियासी इशू तो नहीं है, लेकिन इसको सियासत ज़्यादा किया जाता है। अब तलाल चौधरी साहब से ने भी बात की, अज़मा बुखारी की जो आपने वो क्लिप चलाई, अब वो कोई है उसमें, और आप देखें ना गुफ्तगू में एक जैसे बंदा घबरा के गुफ्तगू करता है। तो ये जो वफाकी वज़रा वो है नून के और सूबाई वज़रा, उनकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी आमियाना है और इन डेप्थ आप जाए तो ये मामला और है। ये मामला तो हम सबका है, आपका है, मेरा है, तो हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स का, देखने वालों का है। इस मामले के ऊपर हमें एक नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है और उसी के मुताबिक चलना है। और जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम उनके साथ बैठ के प्रोविंशियल असेंबली में जो है वो बात की जाए, ताकि इसका एक मुनासिब हल जो है ना सॉलिड वो निकाला जा सके, ना कि सियासी जो है पॉइंट स्कोरिंग इस पे की जाए। मैं इस चीज को जाती तौर पे अप्रूव नहीं करता कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए दहशतगर्दी के इशू पे। बिल्कुल सही। आपने कहा कि जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का केपी चैप्टर है उनकी राय पीटीआई से मैच करती है ऑपरेशंस के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। तो इस पर सहर कामरान साहब का एक मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या समझती हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक जरगा हुआ था, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए एक मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल चौधरी साहब जो बात कर रहे थे सहर कामरान साहबा ब्रेक पर जाने से पहले, वो कह रहे हैं कि जी आपकी जो इस्लामाबाद में बैठी हुई लीडरशिप है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, उनकी राय और केपी की जो केपी चैप्टर है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, उनकी राय में फ़र्क है। अभी पिछले दिनों जरगा हुआ था, जरगे में जो वहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं उसके हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक ही नुक्ते पर इत्तफाक किया था और पीटीआई के मौक़िफ़ की वो हामी हैं। तो क्या वजह है कि तलाल चौधरी साहब की राय मुख्तलिफ हो और केपी में बैठी हुई जो लीडरशिप है पीएमएलएन की, उनकी राय मुख्तलिफ है? इसी तरह से पीपल्स पार्टी में देखिए बात यह सब दहशतगर्दी पे पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमने जो है दहशतगर्दी को फेस किया है। हमने अपनी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को एक दहशतगर्दी के हमले में खो दिया। कराची में कारसाज में हमारे 150 कारकुन जो है वो शहीद हुए। मैं खुद जब बीवी के साथ आई थी कारसाज से, मैं खुद ज़ख्मी हुई थी। तो आई अंडरस्टैंड द हॉरर एंड आई अंडरस्टैंड द पेन। फिर एपीएस पे हमला। देखिए पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। सवात ऑपरेशन जो बीपी का एक वादा था कि सवात पे पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी, और ना सिर्फ ये ऑपरेशन किया बल्कि लोगों को टाइमली रिहेबिलिटेट किया। नेशनल एक्शन प्लान एक नेशनल कंसेंसस था जिसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के अवाम,
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सब एक ज़ुबान थे कि दहशतगर्दी को इस मुल्क से जड़ से निकाल के फेंकना है, ठीक है। और उसके बाद कार्रवाई हुई। मैं डिफेंस कमेटी की मेंबर भी थी, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप भी किया, हम लोग मीरान शाह भी गए, बक्का खैल भी गए, APS वाला इंसिडेंट हुआ वहाँ पे भी गए। तो एक कंसेंसस था जो मैं समझती हूँ बड़ी जिससे ताकत दी हमारे आर्म फोर्सेस को कि वो दहशतगर्दी को इस मुल्क से निकाल दे। और हम बड़े फ़खरिया कहते थे एक बहुत मुश्किल जंग अपनी ही सरहदों के अंदर हम अफवाज पाकिस्तान ने जीती। उसके बाद क्या हुआ, एक पॉलिसी आ गई दहशतगर्दों का, आपने बोला जी इनको आज़ाद कर दें, इनसे बातचीत करें। देखें कोई भी प्रोसेस जो होता है आपका, जब तक आप एक डिजीज़ है आप उसको क्योर नहीं करें, आप एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से नहीं गुजरे, ठीक है, आप डी रेडिकलाइजेशन से नहीं गुजरे, आप कैसे उनको मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। लेकिन यू डिड दैट जस्ट टू अट्रैक्ट अ काइंड ऑफ वोट बैंक, ठीक है, आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते थे। आज आप ये नैरेटिव अपना रहे हैं और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही बात की सेनेटर साहब ने कि आपको ये देखना चाहिए था कि आपके सूबे के इस वक्त क्या मसाइल हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सूबा, आपको वहां पे रुक के देखना चाहिए था कि ये वक्त आपका जो है जाके दूसरे सूबों में कन्फ्रंटेशन या लॉबिंग करने की लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आपकी सियासी लीडरशिप डेड है और आपने वहाँ पे भी जाके ये किया कि आपने जो है वो जो पख्तून है पख्तूनों के नाम पे अफगान नेशनल जो है आपने उनको गैदर किया, तो यू क्रिएटेड अ काइंड ऑफ न्यू काइंड ऑफ एक इंसाइटमेंट जो मैं समझती हूँ कि सूट नहीं करता था। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है। हम अमन देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी उसी वक्त आएगी, स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी, सस्टेनेबिलिटी उसी वक्त आएगी जब दहशतगर्दी पे हम काबू पाएंगे। उसके लिए नेशनल पॉलिसी बनेगी, आप सूबे में नहीं बना सकते। आप जो नेशनल प्रोसेसेस हैं उनका पार्ट बने, आप पार्लियामेंट का पार्ट बने। ये जो भी डिसीजंस होंगे वो वफाक की सतह पे होंगे और तमाम सूबों की उसके अंदर राय शामिल होनी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। एक और इशू पर मैं चाहता हूँ आगा साहब आपकी राय, और वो ये है कि पिछले कुछ दिन से किसी वंडर बॉय की बात हो रही है। अब उस पर बहसें भी हो रही हैं, उस पर कॉलम भी लिखे जा रहे हैं, उस पर अखबारात में खबरें भी छप रही हैं। और आज तो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी उस पर कमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि सुपरमैन और सुपर स्पीड से अब वंडर बॉय पर आ गए हैं और जल्दी ये होम अलोन हो जाएंगे। ज़रा देखिए बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा है। सुपरमैन और सुपर स्पीड से ये वंडर बॉय पे आ गए और बहुत जल्द ये होम अलोन पे चले जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले से आप होम अलोन पे आ जाओ, हमारे चैंपियन। ये सर 6 महीने की बात, कोई 4 महीने की बात, ये क्या खबरें हैं, ये किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है? ये देखें, ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हमेशा बिल्ड की जाती हैं और पॉलिटिकल जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह के, और यही कर रहे होते हैं। बाकी तो कोई ऐसे नहीं कर रहा होता कि सुपरमैन और स्पाइडरमैन और वंडर बॉय और वंडर वुमन ये सब यही कर सकते हैं। उस पर सीनियर जर्नलिस्ट खबरें दे रहे हैं, इनसाइड स्टोरीज आ रही हैं। तो वो तो फिर होता था, वही बेहतर बता सकेंगे कि वो मार्वल की जो है जो कॉमिक्स वो लिख रहे हैं या जिस तरह बना रहे हैं वो तो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि मार्वल के एवेंजर्स कौन है और कौन जो है वंडर बॉय और कौन वंडर वुमन है। लेकिन यहाँ पर मैं 2 चीज़ों पर ज़रूर 2 कमेंट करूँगा कि इन्होंने कहा कि जी तालिबान और वहाँ के हालात। अजय डोवल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया के, वो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि we don't need to do anything with Pakistan. Let Taliban handle with Pakistan. और वो कहते हैं कि इंडिया is the most respected country among the Afghan nationals. तो एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं कि जी तालिबान को छोड़ो, वो हैंडल करने लगे। दूसरी तरफ जो है वो तालिबान, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है और कि एक साल में 2025 में 600 अटैक्स किए हैं तालिबान ने पाकिस्तान पे, जिनमें से काफ़ी सारों को हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने और हमारे आर्म फोर्सेस ने नाकाम बना दी। CMKP ये कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत जो है वो या अफ़गान सरजमीन जो है इस्तेमाल नहीं हो रही है। और तो ये एक दूसरे के अब इनका नेक्सस आप देख लें, क्या ये इंडियन नैरेटिव टो कर रहे हैं CM साहब या ये अफ़गान नैरेटिव टो कर रहे हैं? ये तो अब ये ज़्यादा बेहतर पता है। आप ये कोई भी कॉमन आदमी पाकिस्तानी बता सकता है कि कौन सा नैरेटिव ये टो कर रहे हैं कि जब यूनाइटेड नेशंस कह रही है, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, BLA की सूरत में हो, BLF की सूरत में हो, TTP की सूरत में हो, खवारिज जितने भी हों, तो ये इनका क्या नेक्सस है आपस में? क्या ये अपीजमेंट की पॉलिसी है अफगानिस्तान में, ये अफगानियों को जो है ना अपीज करना चाह रहे हैं? और दूसरी बात, अगर CM साहब ये कहते हैं कि ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा अफगानिस्तान से, विच मीन्स दैट देन इट्स एन इंटरनल मैटर, क्योंकि एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा ना, फिर तो ये अंदरूनी मामला रहा। अगर ये एक अंदरूनी मामला है KP का और जिसमें ये इतनी ज़्यादा टेररिज्म हो रही है, वहाँ पर दहशतगर्दी है, वहाँ पर आए दिन जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट के जवान शहीद हो रहे हैं, तो
फिर सीएम साहब इन सारे हालात में कराची में सैर सपाटे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो दैट्स अ sheer failure on behalf of PTI and a sheer failure on behalf of as a chief executive of a province. तो इधर तो आप ओन करें कि वहां से हो रहा है, इट्स एन क्रॉस बॉर्डर जो है वो टेररिज्म इंटरनल है, तो फिर आप इंटरनल है, फिर आप क्या कर रहे हैं वहां पर? सही है, बिल्कुल सही है। एक और चीज़ हम देख रहे हैं फैसल चोई साहब, वो ये है कि कल पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसने कुछ रिपोर्ट जारी किया और उसमें कुछ वीडियोस का एनालिसिस किया है, उसका फॉरेंसिक किया है और उससे बताया है कि सुहेल आफरीदी साहब 9 मई को दहशतगर्दी करने वाले लोगों का हिस्सा थे और वो ख़ास तौर पर रेडियो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने शामिल किए हैं। तो अब इससे लगता है कि उनके ऊपर जो फौजदारी मुकदमात हैं वो कायम होने की राह भी हमवार हो रही है। तो ये एक और चैलेंज हो सकता है सुहेल आफरीदी के लिए? ये कोई चैलेंज नहीं, वो तो नॉमिनेट नहीं है, लेकिन मैं ये जो हमारे दोनों दोस्त हैं और नाजरीन की कंजम्पशन के लिए ये बता दूं, जो जिरगा में जो उसका इलामिया का पॉइंट नंबर 13 है कि पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे और सफारतकारी को तरजीह दे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का कौमी जिरगा बनाया जाए और इस पे साइन है इनकी जो वहाँ की क़यादत है KP की, दोनों जमातों की। मेरे पास ये सारे खुले हुए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उनको भिजवा दूंगा। और उन्होंने ये कहा है कि जो टिपिकल है ना जी अमन अमान के हवाले से, कवानीन के हवाले से मुतफ़क्का करारदादें जो सूबाई असम्बली में पास की गई हैं, इन पर फौरी अमल दरामद किया जाए। यानी ये इन दोनों जमातों के लोकल जो हैं पार्टिसिपेंट्स, जो लोकल चैप्टर्स हैं, वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे, ज़रूरत के मुताबिक आइनी तौर पर बाकी दौरों से मामूरत तलब कर सकते हैं, जबकि सूबाई हुकूमत इस मखदूश अमन व अमान की सूरत में पुलिस और सिक्योरिटी को खुसूसी मामूनत फाइल करेगी। अब बात यह है जी कि ये अब बता दें सेनेटर साहब कि इनकी जो प्रोविंशियल क़यादत है वो इंडिया का नैरेटिव टो कर रही है अफगानिस्तान का, या ये सारे जो हैं किसका नैरेटिव टो कर रहे होते हैं शाम को बैठ के? आपस में तो बैठ के घर में तो सलाह कर रहे हैं और इस पे सबके दस्तखत हैं। इफ यू वांट आई कैन सेंड इट टू यू राइट नाउ। तो मैं उसी तरह से कह रहा हूँ ना कि ये आमियाना गुफ्तगू इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इट्स अ सीरियस इशू और इसमें सीरियस हो जाए। आप वंडर बॉय की बात कर रहे हैं, ये वंडर बॉयज ये कोई पहली दफा तो नहीं है, वंडर बॉयज आते रहते हैं चले जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो कर रहे हैं वो मास वाइड डिलीवरी के हर चीज कर रहे हैं, ना उनकी कोई मुआशी फ्रंट पे डिलीवरी है, ना उनकी सियासी फ्रंट पे। आपको अपनी जो कारकर्दगी है जरा उसको भी तो सामने रखें। ले तो आए वो आपको, लेकिन आगे कुछ आपने कारकर्दगी भी दिखानी है। क्या कारकर्दगी आपकी किसी फ्रंट के ऊपर? आप ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब में कौन सा आपने तीर मार लिया, ये सिंध में कौन सा तीर मार लिया? और बीबी कह रही है कि वहाँ पे अफगान नेशनल है, मीनिंग देयर बाय कि आप एक्यूज कर रही हैं कि प्रोविंशियल हुकूमत सिंध को कि वो वफाक की जो पॉलिसी है वो टो नहीं कर रहे और अफगान नेशनल्स को पनाह दी हुई है। कराची वहाँ पे है ना, तो वहां पे आप जो बात करते हैं उससे पहले सोचते नहीं है कि आपने बात क्या करनी है, या बस जो भी आए वो कह दें। 90% आप कह रहे हैं अफगान बाशिंदे कहाँ से कराची बैठे हुए जी, तो नहीं कर दें। तो आपने क्यों रखे हैं? लेकिन जो आए थे और जो अभी भी लेके बैठे हैं अपने कार्ड्स, तो वहाँ पर है ना बेसिकली। तो अगर वो पाकिस्तान में दे आर स्टिल हियर, अभी वापस नहीं गए, तो उनको मैं क्या बोलूँ, उनको पाकिस्तान नेशनल तो नहीं कहूँगी ना, उनको अफगान नेशनल ही कहूँगी। बात यह है कि जो हकाइक है उनको हमें सामने रखना है कि जो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो नेशनल पॉलिसीज हैं, सूबा पॉलिसी नहीं बनाएगा। ये इश्यूज के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर नेशनल पॉलिसीज होंगी और सूबे को उस पे अमल करना। बहुत शुक्रिया सैर कामरान साहब, फैसल चोई साहब, आगा शाहजेब दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान का बहुत अहम इदारा है वफाकी मोहतसिब। वफाकी मोहतसिब की 2025 में कारकर्दगी कैसी रही है, कितने लोग उस पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, कितने लोगों ने रजू किया है अपने केसेस के सिलसिले में, कितने केसेस रिजॉल्व किए गए हैं, इस इदारे की कारकर्दगी पर एक जायज़ा लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 2025 में वफाकी मोहतसिब की कारकर्दगी कैसी रही,
कितनी दरखास्तें मौसूल हुई, कितने केसेस को हल किया गया, कितने लोग इस पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, ये किस अंदाज से काम कर रहा है और मजमूई तौर पर किस तरह की दरखास्तें जो हैं इस इदारे को मौसूल होती हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद अशफाक अहमद साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल वफाकी मोहतसिब। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर ये बताइए कि वफाकी मोहतसिब जो है कितने केसेस को रिजॉल्व कर पाया है 2025 में और कितनी दरखास्तें आपके पास आई हैं? थैंक यू असदुल्ला साहब, आपके यहाँ हमें दावत देने का। पहली गुजारिश तो ये है कि वफाकी मोहतसिब फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं सिर्फ उन्हीं के ख़िलाफ़ यहाँ कंप्लेंट रिसीव करता है जी। और साल 2025 में 2,61,000 कंप्लेंट्स हमें रिसीव हुई हैं। 2,61,000 2025 में? 2025 अच्छा। जी सर। और मज़े की बात यह है कि इसमें से 2,54,000 कंप्लेंट्स जो है वो हमने रिजॉल्व कर दी हैं। अच्छा। और उनमें से 90% कंप्लेंट्स जो हैं वो विद इन 60 डेज़ जो कि हमारा। और ये किस किस्म की शिकायत होती हैं? सर ये पेंशन के मामलात से लेकर यूटिलिटी के बिल्लात होते हैं लोगों के, वो महकमा जात वो बहुत ज़्यादा दे देते हैं। फिर कुछ जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो महकमा जात वो मुहैया नहीं करते, तो उसके लिए लोग हमारे पास आते हैं। फिर इन अटेंशन डिले होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। फिर कहीं कोई काम जो महकमा जात ने करना होता है सरकारी महकमों ने वो नहीं करते, तो उसको हम कमीशन या जो वो नहीं कर पा रहे तो उसको रेक्टिफिकेशन के लिए मोहतसिब जो है वो करता है। इसके अलावा जो वफाकी मोहतसिब है सर, कुछ पहले तो एक रवायती तौर पर हम काम करते रहे। 2011 तक जो हमारी परसेंटेज थी वो ऑलमोस्ट कोई 20,000 पर ईयर हम कंप्लेंट रिसीव कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंगली वी आर डिस्पोजिंग ऑफ दोज कंप्लेंट्स। बट उसके बाद थोड़ा सा हमारी जो है वो कंप्लेंट ज़्यादा आनी शुरू हुई और सबसे ज़्यादा जो लास्ट हमारी जो कंप्लेंट्स बढ़ना शुरू हुई वो 1,10,000 कंप्लेंट्स थी जो 2021 में आई सर। लेकिन 2021 के बाद बहुत बूम आया। 2022 में मौजूदा मोहतसिब जो है इन्होंने हल्फ उठाया, एजाज अहमद कुरैशी साहब जो आजकल मोहतसिब में हमारे, तो इन्होंने बहुत सारी इनोवेशन लाई सर। एक तो ये था कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स का बहुत पहले इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो इन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट लेना शुरू की। हमने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के थ्रू, CMIS के थ्रू, और फिर इस साल ख़ास तौर पर हमने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी जो थी हमने कंप्लेंट्स लेनी शुरू की। तो इन तमाम इकदामात की वजह से जो था वो हमारे पास कंप्लेंट्स जो थी वो उसका फ़्लो जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया। लाइकवाइज सर हमने मोहतसिब साहब ने एक और इनिशिएटिव लिया कि वो था कि लोगों के डोर स्टेप तक जाके उनके मामलात हल करना। उसको हमने एक OCR प्रोजेक्ट था, ओ ट्रीट कंप्लेंट रेजोल्यूशन जी। तो वो हम तहसीलों में, ज़िलों में, इवन के बाद यूनियन काउंसिल में भी जाके हमारे जो एडवाइज़र्स हैं वो जाके कंप्लेंट रिसीव करते हैं और वहीं पर दोनों पार्टीज़ को बिठा के सुनते हैं। सर तीसरा एक इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट का एक निकाला गया जो हमारे आर्टिकल 33 में पहले से मौजूद था, लेकिन पहले ये इनफॉर्मल रेजोल्यूशन का काम हम नहीं कर रहे थे। ये भी मौजूदा मोहतसिब ने कहा कि नहीं, हमें ये काम भी करना चाहिए कि बगैर किसी उसके भी लोगों की शिकायत जो हैं वो सुननी चाहिए। अब आप कोई दो पार्टीज़ आ जाती हैं हमारे पास सर, और अगर वो कहें कि जी ये हमारा मामला है, मुझसे बैठे इसको रिजॉल्व करें, हम उनको बिठा के पहले लिखवा लेते हैं कि आप हमारा फैसला मानेंगे, और फिर हमारा अफसर बैठ जाता है दोनों को सुन के। प्राइवेट लोगों की भी शिकायत सर वो दूर दराज इलाकों में जैसे जनूबी पंजाब, और उसकी कानूनी हैसियत क्या है, उसे फिर चैलेंज भी तो किया जा सकता है सर। वो पहले से हमारा होता है कि इसको वो चैलेंज नहीं करेंगे और देन एंड देयर उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसका मजे का फायदा ये है कि वो लोग पंचायत सिस्टम में जो था वो था हमारे एक पहले से प्रोविजन मौजूद है एक्ट में जो है इनफॉर्मल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, वो 23-33। ये बताइए कि जब मजमूई तौर पे आप कह रहे हैं कि हमने 2,54,000 केसेस को रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व करने से क्या मुराद है? कि आपने बस फैसला सुना दिया उनके हक में या किसी एक पार्टी के हक में, या आपने उसकी रेजोल्यूशन को अंजाम तक पहुंचाया, यानी जो साइल था उसकी तसल्ली भी हुई? सर इसमें 2-3 तरह की बातें। एक तो सर वो कंप्लेंट्स भी होती हैं जो कि किसी वजह से हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है, इनकम्प्लीट कंप्लेंट्स हैं या कुछ है, वो हम देन एंड देर जब हमारे पास आती हैं उसी वक्त हम खारिज कर देते हैं, उनको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है और बंदे को SMS करके बता दिया जाता है कि आपकी कंप्लेंट हमारी इस वजह से जो है हम नहीं सुन रहे। वो भी काउंट में शामिल होती है? ओवरऑल काउंट में वो शामिल होती है जी, बिल्कुल वो शामिल होती है जो प्रिलिमिनरी हम रिजेक्ट और वो तकरीबन कितने फीसद होंगी?
वो तकरीबन 25 से 30% के लगभग वो कंप्लेंट्स होती है जो इनिशियली जो है ना वो रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट भी हम निकाल देते हैं, जो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं होती। वो भी एक हमारा रजिस्ट्रार होता है सर, वो पूरी उस पर स्क्रूटनी करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, और विद इन 24 आवर्स उसको करनी पड़ती है सर। आप एक कंप्लेंट देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर वो सारी स्क्रूटनी करेगा, वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल और नॉट। इफ़ इट इज़ एक्सेप्टेबल तो फिर वो अगले 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन अफसर को भेज देगा जी। इन्वेस्टिगेशन अफसर का ये काम है कि वो उससे अगले 24 घंटों के अंदर अंदर महकमे से उस पर जवाब तलब करके आपके लिए कोई हियरिंग फिक्स कर देगा। और फिर 45 डेज का टाइम मुकर्रर कर रखा है मोहसिब साहब ने कि 45 डेज के अंदर अंदर उस इन्वेस्टिगेशन अफसर ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अपनी जो फाइंडिंग है वो बना के मोहसिब साहब को वो भेजनी है, ड्राफ्ट फाइंडिंग। और फिर मोहसिब साहब जो विद इन 16 डेज़ का हमारा पीरियड है, इसमें अगले जो 45 दिन के बाद 5-10 दिन है, इसके अंदर वो अप्रेजल विंग के थ्रू, यानी ऐसे ही वो नहीं देखते था, उन सब जो फाइंडिंग्स हैं उनकी एक प्रॉपरली स्क्रूटनी की जाती है अप्रेजल विंग के थ्रू। और वहाँ पर जो हमारे ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसरान हैं, इस तरह बड़े बड़े सीनियर मतलब इसके हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस हैं ये जस्टिस अजहर साहब, इस तरह के लोग हैं सर, वो हमारी अप्रेजल विंग में, और वो अप्रेज करते हैं, वो ज़रा देखते हैं कि कहीं ये कानून में कोई चीज़ ये गलत तो नहीं हो गया ये। और फिर पूरे पाकिस्तान में हमारे इस वक्त चूँकि कोई 23 के लगभग ऑफिस हैं सर, रीजनल ऑफिस, तो वहाँ की एक सी कंप्लेंट जो है ना वो फाइंडिंग्स होनी चाहिए। अच्छा। ये नहीं है कि अगर कोई छोटा दफ्तर है तो उसकी लोअर ग्रेड की फाइंडिंग हो, और यहाँ जो हेड ऑफिस है ये कराची, इस्लामाबाद, पेशावर है, तो इनकी बहुत जो कि यहाँ में अच्छे लोग मिल जाते हैं, सीनियर अफसर मिल जाते हैं, और छोटे दफातर जो हैं उसमें सीनियर इतने अफसर नहीं मिलते। मोस्टली 20, 21 या 19 के ऑफिसर्स ज़्यादातर वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। ये बताइए कि आपका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का क्या सिस्टम है, क्योंकि आपने कहा कि जैसे आपके रीजनल ऑफिस हैं, छोटे ऑफिस हैं, वहाँ पर अगर कोई तगड़ा आ जाए, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिश्वत का बड़ा सरकारी इदारों में कल्चर है, तो वहाँ पर फिर कमज़ोर आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? आपकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कैसे? सर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और ना सिर्फ ये बल्कि लास्ट ईयर सर मोहसिब साहब ने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करवाई, हमने अपनी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की सर, और आपको बड़े खूबसूरत इसके रिजल्ट हम बताएंगे कि 2 लाख बंदों से हमने पूछा SMS करके उनसे कि आपने मोहसिब के दफ्तरों को कैसा पाया, और वो हमारे पास लोगों के जो थे वो सेल नंबर थे जो कि हमारा अपना डेटाबेस था, तो उसमें से फिर जो जनरल पब्लिक थी उसके 12-13 हज़ार लोगों से जाके तो हमने जगह जगह जाके सर्वे किया। एजेंसी के लोगों से पूछा कि हमारे दफ्तर के लोगों ने आपसे कोई कभी गलत काम तो नहीं करवाया, कुछ गलत काम करने का कहा तो नहीं। फिर अपने सर जो नॉन गस्टेड मुलाजमीन थे उनसे पूछा कि आपके जो सीनियर्स हैं, क्योंकि सीनियर तो ACR लिखता है, वो तो दे देता है अपनी राय, लेकिन जूनियर को कहीं मौका नहीं मिलता, तो उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि आपने अपने सीनियर अफसर के बारे में आपके क्या तासरात हैं, और उसमें वो कोई 15-20 सवाल दिए गए, उसकी इंटेग्रिटी के हवाले से भी, उसके काम के हवाले से भी कि ये कैसा काम करता है। और वो असेसमेंट जो अपनी इंटरनल असेसमेंट थी उसका हमने थीम ये रखा था, हासबू कबला इन तो हासेबू, अपना मुहासबा करो इससे पहले कि आपका मुहासबा किया जाए। तो वो हमने अपनी जो उसके बाद फिर हमने जो रिकमेंडेशंस भी दी कि ये फ्लॉज हैं, इनको हमें दूर करना चाहिए। उस पर फिर मोहसिब साहब ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई सर, उसमें बड़े जर्नलिस्ट भी शामिल थे, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल थे, हमारे सीनियर ऑफिसर भी शामिल थे, और उस कमेटी का मैं सेक्रेटरी भी था। वो हमने एडवाइजरी कमेटी के थ्रू दोबारा उसको भी देखा, और फिर मज़ीद जो हमें 1 साल के अंदर अंदर जो चीज़ें थी उनको देख के अभी एडवाइजरी कमेटी ने रिसेंटली मोहसिब साहब को रिपोर्ट दी है कि ये चीज़ें जो आप इनको भी इस तरीके से दुरुस्त करें। तो हमने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म एक तो ये रखा हुआ है सर, दूसरा हमारा CMIS सिस्टम जो है सर, वो डेली एक रिपोर्ट जनरेट होती है, इधर शायद मेरे पास होगी, वो मोहसिब की जो है वो डैशबोर्ड पर होती है, सेक्रेटरी के डैशबोर्ड पर होती है। हर ऑफिसर जो डीलिंग है उसके डैशबोर्ड पर वो डेली। तो आपने जैसा कि कहा कि हमारा एक तो केसेस को निपटाने का की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, और फिर आपने कहा कि मोस्टली जो ज़्यादातर फैसले हैं वो 60 डेज़ में किए गए हैं। फिर आपने ये भी कहा कि 2 फरीक अगर मुत्तफिक हैं और वो अदालत को छोड़कर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उस पर भी फैसला कर देते हैं।
तो बेसिकली आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर दो फरीक इस बात से परेशान हो कि भाई अदालत में तो हो सकता है उनका फैसला 5 साल ना हो और ये एक स्पीडी जस्टिस उन्हें मिल सकता है, दोनों मुत्तफिक हों, तो आप उन्हें दावत दे रहे हैं कि इस इदारे के पास आ जाए, वफाकी मोहतसिब के पास आ जाए अपना जी केस बिल्कुल। ये हमारे पास चूंकि इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट के एक प्रोविजन मौजूद है हमारे एक्ट में और वो हम कर सकते हैं, तो देयरफॉर हम उनको नहीं, लेकिन आप जब उन्हें अखलाकी तौर पर बाउंड करते हैं कि जी आप इस फैसले को फिर कहीं चैलेंज नहीं करेंगे, जी सर, तो ये आप उन्हें बाउंड कर देते हैं, लेकिन आप कानूनी तहफ़्फ़ुज़ तो आपको हासिल नहीं है। आप मतलब वो चाहे अगर कि वो कहीं पर जाकर उसको चैलेंज कर दे या कि दोबारा किसी अदालत के पास चला जाए तो आप उसे रोक नहीं सकते। सर वो उस तरह का मामला हम लेते ही नहीं। अच्छा, इनफॉर्मल रेजोल्यूशन का मतलब है कि दोनों पार्टीज मुत्फिक होंगी तो हम उस पर फैसला करेंगे, क्योंकि हम ऐसा वो फैसला करेंगे नहीं जिस पर अमल दरामद न हो। मिसाल के तौर पर सम टाइम होता है कि एक डिपार्टमेंट के खिलाफ आपको कंप्लेंट है, अदरवाइज डिपार्टमेंट आपको नहीं मान रहा, आपने हमारे पास आए जी कि ये देखें और वो उसका अदर मतलब हमें मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि आपको तनख्वाह नहीं महकमे ने दी थी कोई, क्योंकि कई मामला ऐसे हुए कि जिनमें कुछ कंसल्टेंट थे और उनको डिपार्टमेंट ने काम करवाया और उनको तनख्वाह नहीं दी गई, वो हमारे पास आए, हम चूंकि उनकी उन महकमों के खिलाफ कंप्लेंट सुन नहीं सकते एज पर हमारे लॉ के, ठीक, तो हमने उनको कहा कि अगर आप इसको इनफॉर्मली करवाना चाहें तो फिर हम कर सकते हैं। लेकिन ये आपके जो फिगर्स हैं वो बड़े हौसला अफजाई हैं कि आपने कहा कि 2,56,000 शिकायत जो हैं वो मौसूल हुई, 2,61,000 और फिर 2,54,000 आपने इसको रिजॉल्व किया और 60 डेज में किया, स्पीडी जस्टिस, तो ये तो बड़े हौसला अफजा बात है। इसमें से 90% जो है वो 60 डेज में 60 डेज में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक साहब, डायरेक्टर जनरल वफाकी मोहतसिब हमारे साथ मौजूद थे। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।